महाराष्ट्र में नामांकन की आखिरी तारीख भी पास आती जा रही है, लेकिन पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस एनसीपी में नहीं सुलझ रहा विवाद, सीट बंटवारे पर जारी है खींचतान। कांग्रेस एनसीपी में से कोई भी अपना रुख नरम करता दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस भले ही पिछली बार के मुकाबले कुछ ज्यादा सीटें देने की बात भले ही कर रही है, लेकिन एनसीपी आधी सीटों की मांग पर अब भी अड़ी हुई है। मुलाकातों के दौर लगातार जारी है, लेकिन कोई भी आखिरी नतीजा अभी तक निकलता नहीं दिख रहा। बीजेपी शिवसेना में भी नहीं बनी बात, महायुति में जारी फॉर्मूला का खेल। बीजेपी का अपने पुराने सहयोगी शिवसेना के साथ भी सीट बंटवारे पर कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका है। महायुति में रोज बीजेपी और शिवसेना की ओर से नए फॉर्मूले दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे जहां एक दल खुश नजर आता है तो वहीं दूसरा नाराज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख पास आती जा रही है, लेकिन सीटों के सियासी भंवर से निकलने में पार्टियां अभी तक नाकाम दिख रही हैं। आखिर कब सुलझेगा सीट बंटवारे का मुद्दा? बीजेपी शिवसेना में कब बनेगी बात? क्या बन सकेगी किसी फॉर्मूले पर सहमति? क्या कायम रहेगा कांग्रेस एनसीपी गठबंधन, या अकेले उतरेंगे चुनावी जंग में? जय न्यूज की इस खास कार्यक्रम राज चक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसएन विनोद आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे एक बार फिर महाराष्ट्र में सीटों के सियासी भंवर की। जी हाँ, इन दिनों महाराष्ट्र में सियासत का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। किसी भी गठबंधन में चुनाव के वक्त सीट बंटवारे पर चर्चा और विवाद तो होते ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से रस्साकशी जारी है, वो भी दो गठबंधन के बीच ऐसा कम ही देखने को मिला है। बीजेपी शिवसेना में यूं तो विवाद सुलझने की कई कोशिश की गई, लेकिन अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं हो सका। वहीं कांग्रेस एनसीपी में हालत और भी जुदा दिखाई दे रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेता कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, लेकिन सीट पर बंटवारे पर सहमति अभी तक नहीं बन सकी है। राज चक्र में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसमें भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल नरेंद्र जी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुषमा गणेश पांडे जी, नागपुर से हैं कांग्रेस प्रवक्ता संजय दुबे, साथ ही मुंबई से जुड़ेंगे बीजेपी नेता शायना एनसी और शिवसेना नेता बाबूराव माने जी। तो चलिए शुरू करते हैं राज चक्र में आज का सफर, सीटों का सियासी भंवर। बीजेपी शिवसेना में सीट बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। रोज नए नए फार्मूले सुझाए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी फार्मूले पर अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं हो सका है। महायुति में छोटे दलों को खुश करने के लिए शिवसेना ने अब एक नया फार्मूला दिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी शिवसेना के बीच चल रही खींचतान जारी है। इस महायुति के बीच जब एक मसला सुलझता दिखाई देता है, तो अगले ही वक्त नई परेशानियां इस गठबंधन के सामने खड़ी हो जाती हैं। सीट बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी तक कोई आखिरी नतीजा नहीं निकल सका है। अब छोटे दलों पर फंसा पेंच, शिवसेना ने दिया नया फॉर्मूला। बीजेपी और शिवसेना के बीच मन मुताबिक सीटों पर पेंच फंसा हुआ था, लेकिन अब इन दोनों दलों में विवाद सुलझने के संकेत के बीच दूसरे सहयोगियों पर पेंच फंस गया है। छोटे दलों को खुश करने के लिए शिवसेना ने अब एक नया फॉर्मूला दिया है। इसके मुताबिक शिवसेना 150, बीजेपी को 120 और 18 सीटें छोटे दलों को देने का प्रस्ताव शिवसेना ने दिया है। पुराने फॉर्मूले को छोटे दलों ने किया खारिज, गठबंधन छोड़ने की दी थी चेतावनी। शिवसेना के पहले दिए गए प्रस्ताव पर छोटे दल अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कम सीटें मिलने की संभावना पर 3 छोटे दलों स्वाभिमानी शेतकारी संगठन,
राष्ट्रीय समाज पक्ष और शिव संग्राम पार्टी ने महायुति छोड़ने का फैसला भी कर लिया था और इनको मनाने के लिए ही शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बैठक बुलाई थी। इससे पहले शिवसेना ने गठबंधन के सहयोगियों को एक और फॉर्मूला दिया था, जिसमें उसने विधानसभा की 151 सीटें अपने पास, बीजेपी को 130 सीटें और बाकी 7 सीटें गठबंधन के छोटे सहयोगियों को देने का प्रस्ताव दिया था। गठबंधन में बनी रहेगी आरपीआई। दूसरे छोटे दलों के महायुति में रहने पर अभी पेंच फंसा हुआ है। हालांकि रामदास अठावले की आरपीआई ने गठबंधन में बने रहने का फैसला किया है। कल जब मैं भी वो मीटिंग में था तो मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा है कि 18 या 20 सीट हमारे 4 मित्र पार्टियों को मिलनी चाहिए। पहले तो मैंने 30 सीट मांगी थी, बाद में 20 सीट मांगी थी, लेकिन जब हमने ये माहौल देखा कि अपने को महायुति के साथ ही रहना है, अगर कांग्रेस एनसीपी के सरकार को बदलना है तो दूसरा कोई अल्टरनेटिव हमारे सामने नहीं है और इसीलिए हमने महायुति के साथ रहने का निर्णय मेरी पार्टी ने लिया है। जहां शिवसेना छोटे दलों को मनाने की कोशिश में जुटी है, वहीं बीजेपी का भी कहना है कि उनकी पूरी कोशिश इन छोटे दलों को साथ में लेने की है और बीजेपी इस गठबंधन को बनाए रखना चाहती है। जो महायुति में अलग अलग हमारे मित्र हैं, लोकसभा के समय हमारे ऊपर विश्वास रखकर ये सारे मित्र हमारे साथ आए हैं और इसलिए हमारा ये मानना है कि इन मित्रों का ध्यान रखना ये हमारा काम है। उनको साथ में लेकर ही हम ये अलायंस करेंगे और उसी के बारे में सारे प्रयत्न हमारे सबके चल रहे हैं। शिवसेना का ये नया प्रस्ताव छोटे दलों को खुश करने के लिए है, लेकिन बीजेपी इसके लिए आसानी से तैयार हो जाएगी, इसके आसार तो कम ही दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो पहले ऐसी अपेक्षा थी कि इधर श्राद्ध पक्ष खत्म हुआ और महाराष्ट्र के चारों बड़े दल भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के बीच जारी रार पर भी पूर्ण विराम लग जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। वैसे जो जिन नए नए फार्मूलों की चर्चा हमने की है उसमें ताजा जानकारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ओर से जो आई है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं अब शिवसेना को 191 सीटें देने का मन बना लिया है, लेकिन अपने लिए उसने 127 सीटें और अन्य छोटे दलों के लिए 10 सीटों का नया फार्मूला दिया है। संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुंबई पहुंचेंगे और इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। संकेत यही है कि महायुति भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का बरकरार रहेगा, लेकिन अनेक सवाल अब लोगों के जेहन में उठ रहे हैं। ये जो विवाद चलता रहा तो पूरे प्रदेश स्तर में हर निर्वाचन क्षेत्र में नेताओं को छोड़ दे कार्यकर्ताओं के बीच जो असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी उनका क्या होगा, उनके अंदर जो मन मिलन हो पाएगा, इसमें संदेह प्रकट किए जा रहे हैं। और कहीं फिर दोबारा ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव के वक्त भीतर घात की भी तैयारियां कहीं ना कहीं चल रही है। यह एक अत्यंत ही खतरनाक संकेत महायुति के लिए है। अब इस पर सीधे हम चलते हैं मुंबई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सायना एनसी बीजेपी के नेता बने हुए हैं। अब उनसे ही सीधे पूछते हैं कि आखिर माजरा है क्या और अंतिम फैसला किस फॉर्मूले पर लिया गया है ताकि महायुति कायम रहे। देखिए, सबसे पहले 25 साल की महायुति है तो ये कोई नया रिश्ता नहीं है। हम चाहेंगे कि बरकरार रहे, लेकिन ये समझना अवश्य है कि परिस्थिति बदल चुकी है। 2009 के इलेक्शन में शिवसेना बहुत सारे सीट पे लड़े तो भी उनके 44 एमएलएज आए, बीजेपी कम सीट्स पे लड़े तो भी हमारे 46 एमएलएज जीत गए। बिल्कुल, हमारा स्ट्राइक रेट तब भी ज्यादा था। अभी 2014 में जो ऐतिहासिक जीत हमने देखी है, इससे 2 चीज स्पष्ट होते हैं। सबसे पहले कि जब माननीय बाला साहेब ठाकरे जी जिंदा थे तब भी ऐसा कहीं नहीं था कि इतने सारे सीट्स जीत के आए। और जो जीत, ये ऐतिहासिक जीत है। क्यों है? क्योंकि लोग चाहते थे कि देश में स्थिरता हो, प्रगति हो और एक ढंग से
स्थिरता प्रगति के साथ साथ लोग चाहते थे कि परिवर्तन भी आए। वो गुड गवर्नेंस का मॉडल जो देश में लोग चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार वैसे ही बने महाराष्ट्र में, तो सबसे पहले एक ही लक्ष्य होगा कि सबसे पहले कांग्रेस और एनसीपी की भ्रष्ट सरकार को खत्म कर दे। अभी हम शिवसेना को क्या कह रहे हैं कि हमें 130 सीट पे लड़ने दीजिए, आप 140 पे और 18 हमारे छोटे सहयोगी को दीजिए। शिवसेना क्या कह रही है कि हम 150 के ऊपर ही लड़ेंगे, बचे आप देख लीजिए और फिर छोटे एलाइज। अभी पॉलिटिकल एस्पिरेशन आज के जमाने में कोई भी राजनीतिक दल में नहीं है, तो वो राजनीति में रहेंगे ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता कोई भी एक मौका मिले, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक हम पहुंच पाए, क्योंकि ये एक मौका है हमारे लिए भी। और ये हम बल्कि समझाना चाहते हैं कि ऐसे 59 सीट्स हैं जो शिवसेना 25 साल में नहीं जीत पाई। 33 ऐसे सीट्स हैं जहां उनकी जमानत जब्त हुई है 25 साल में। तो जो लगातार आप ये सीट हार रहे हैं, तो वो सीट तो हमें दीजिए और बैठ के यहाँ चर्चा होने के बाद हम एक निर्णय पे आ सकते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि ये ही हमारा फाइनल अल्टीमेटम है, तो फिर चर्चा करना बहुत कठिन होता है। और देश की जनता मुख्यमंत्री तब तय करेगी जब महाराष्ट्र के प्रदेश में इलेक्शन हो। मोदी जी ने स्वयं कहा है कि जब इलेक्शंस होंगे तब महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि कौन से दल से कितने एमएलएज चुन के आए और कौन मुख्यमंत्री बने। तो वी आर नॉट जंपिंग द गन। ओके शाइना जी, अब एक सवाल, अभी जो एक ताज़ा जानकारी हमें मिली है मुंबई से कि संभवतः आपकी पार्टी 127 सीटों पर तैयार हो गई है और 151 सीटें शिवसेना को देने जा रही है। ऐसी कोई जानकारी आपके पास है? वाले नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। जो हमारे पास जो सूत्रों मैं टीवी पे देखती हूँ तो मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या। अभी जो हमारे पास जो ताजा ये संदेश जरूर देना चाहती हूँ कि धीरज रखे। नहीं, ये तो हम लोग अब ये मान कर चल रहे हैं, धीरज रखे, कल तक ऐलान तो करना ही है क्योंकि 27 तारीख तक अंतिम तारीख है। लेकिन साइना जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी आपने कही और एक जो आशंका पूरे प्रदेश में आपकी पार्टी और शिवसेना दोनों कार्यकर्ताओं के बीच जो फैली हुई है, यह जो विवाद इतने दिनों तक चला, जो रार चला और इसमें जो मतभेद की जगह मनभेद की स्थिति पैदा हो गई थी, तो अभी कल 25 तारीख है, आपके पास कुछ घंटे बचेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। वह तो खैर चूंकि आप तैयार हैं कर लेंगे, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं के बीच वो मन मिलन हो पाएगा? नंबर 1। नंबर 2, ऐसी भी जानकारी है जिस तरह से विवाद एकदम चरम पर पहुंच चुका था। शिवसेना अपने अस्तित्व के लिए लड़ती रही, ये सभी जानते हैं, और उनके यहाँ 2 लड़ाई थी। एक तो उद्धव ठाकरे को यह साबित करना था कि बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी हुई है, जो इसमें उन्हें सफलता मिल गई। दूसरे राज ठाकरे अभी कहीं मांग में हैं, सामने बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, वो कहीं कोई रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी मैं हूं। तो एक वहां हुआ और दूसरा ये कार्यकर्ताओं के पीछे। ऐसे में क्या आपको लगता है कि चूंकि यह बात बताओ, सारे महायुति कायम रह जाए, लेकिन महाराष्ट्र पर से शिवसेना अपना वर्चस्व कभी खोना नहीं चाहेगी, ऐसे में क्या किसी भीतरघात की भी संभावना आप देखती हैं चुनाव के दौरान? देखिए, ये स्पेकुलेशन करना कि कौन से दल क्यों लड़ रही है, क्या चाहती है, क्या आप मांग रहे हो ज्यादा, इसका मतलब है कि आपको घमंड आ गया है या क्या आप छोड़ना चाहते हैं, तो क्या आप कमजोर हो गए। ये विश्लेषण आपका काम है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि कार्यकर्ता जो है वो देख रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि उनको एक मौका मिले। ये एक सुनहरा मौका है। मोदी जी की जो करिश्मा है ना सिर्फ केंद्र में है लेकिन हर एक प्रदेश में है, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस एनसीपी की भ्रष्ट सरकार को कहीं ना कहीं खत्म करने की जो आवश्यकता है वो अभी इसी वक्त हो। लेकिन साइना जी, और इसलिए मैं मानती हूँ कि कार्यकर्ता मान लेंगे जो भी निर्णय केंद्र ने किया, लेकिन एकजुट जाना बिल्कुल संभव है। जो एक समझौता आए, जो एक समझौता न आए,
तो अपने बलबूते पे लड़ना वो भी स्वाभाविक रूप से हम स्वीकार करेंगे। शहना जी, आपका दावा यह है, कहना है कि मोदी लहर अभी भी कायम है और उस पर आप चुनावी वितरणी पार करेंगे, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया, और वह हमेशा जो उपचुनाव में आपकी पार्टी की जो शर्मनाक हार हुई पिछले दिनों 3 उपचुनाव तीनों में, उसका हवाला दे करके कांग्रेस एनसीपी नहीं, आज तो अंबेडकर साहब के पौत्र प्रकाश अंबेडकर ने भी कह दिया कि महाराष्ट्र प्रदेश में कोई भी मोदी लहर नहीं है और उनका सफाया इस बार हो जाएगा। तो यह दावा आप कैसे कर सकते हैं उपचुनाव के परिणाम को देखते हुए कि मोदी के नाम पर आप महाराष्ट्र प्रदेश में चुनावी वैतरणी पार कर लेंगी? देखिए, मैं 2 चीज आपको कहना चाहती हूँ जी। नंबर 1, उपचुनाव में जो जागरूकता की आवश्यकता थी वो नहीं थी जी। बिहार के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि लोकसभा के वक्त 64% वोटिंग, असेंबली बाय इलेक्शंस के वक्त 44% वोटिंग, 20% का अंतर जो होता है तो उसमें हार जीत स्वाभाविक रूप से हो सकती है जी। अब रही बात कि क्या ये चमत्कार गई है, आप ये नहीं कह रहे कहीं कि बीजेपी पहली बार वेस्ट बंगाल में जीत के आई, बीजेपी पहली बार आसाम में जीत के आई। आप लगातार यही बोल रहे हैं कि गुजरात में 9 की जगह आपको 6 मिले। राजनीति में और प्रजातंत्र में कहीं भी ये नहीं होता है कि आपको 100% स्ट्राइक रेट मिलता है और लगातार मिले। जो milega तो फिर कोई ये पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा रखेंगे। जहां तक असेंबली इलेक्शंस का सवाल है, मैं मानती हूँ कि जो जागरूकता की आवश्यकता है वो होगी, क्योंकि जनता ठान लेगी कि जो केंद्र में सरकार है वही वो प्रदेश में चाहते हैं। जो वोटिंग परसेंटेज सही है, जो बाहर आके मुद्दे पे वोट करें, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जीत होगी। और मैं आपको एक और आश्वासन जरूर देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी इलेक्शन से कंप्लेसेंट नहीं है। हम मानते हैं कि एक चैलेंज है और हमको कर दिखाना है और हम कर दिखाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे चलते हैं नागपुर, जहां कांग्रेस के प्रवक्ता संजय दुबे जी मौजूद है हमारे साथ। संजय जी, अभी आपने शहना जी की बातें सुनी, वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी और एनसीपी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी उखाड़ फेंकेगी मोदी लहर के नाम पर। हालांकि उन्होंने एक बात स्वयं स्वीकार की कि हमेशा 100% स्ट्राइक रेट चुनाव में नहीं होता है। यह बात उन्होंने, मैंने वो विद्वान समीक्षक है शहना जी, उनके मुंह से एक सच्चाई निकल गई है। इस आलोक में क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि मोदी लहर का सामना करते हुए चौथी बार महाराष्ट्र प्रदेश में एनसीपी के साथ आप सरकार का गठन कर पाएंगे? विनोद जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं जी कि शहना एनसी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो वकालत की जी, और थोड़ी देर पहले कहा कि मोदी जी की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है, तो मैं बता रहा हूं कि ये ऐसा पागलपन हो गया है। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, मोदी जी कैसे महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे? नहीं, उनका आशय था भारतीय जनता पार्टी से, जनता पार्टी बीजेपी से बनना है, और यदि जनता महाराष्ट्र की साथ देगी तो किसी पार्टी की बनेगी सरकार। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, कहाँ वो बनना है तो उनको गुजरात के दुबे जी ये सांकेतिक बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अर्थात बीजेपी की सरकार बनेगी, वो सांकेतिक। जी। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ जी कि बीजेपी के जो वक्ता है उन्होंने कहा जी, मैं आपको बताऊं कि लोकसभा के जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं जी, लोकसभा के जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए जी, उस चुनाव के साथ में महाराष्ट्र में एक विधानसभा का उपचुनाव भी उसी दिन मतदान हुआ जी, और जिस दिन मतदान की गणना हुई, रिजल्ट आया, उसी दिन उस विधानसभा के चुनाव का भी रिजल्ट आया। चूंकि पूरे देश में लोगों ने मोदी जी के प्रचार और प्रसार को देखकर भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया जी। मैं आपको बताऊं कि दोनों के परिप्रेक्ष्य अलग होते हैं। लोकसभा में आदमी अलग नजरिए से मतदान करता है, विधानसभा में आदमी अलग नजरिए से मतदान करता है। और हुआ ये
कि लोकसभा में जिस मतदान क्षेत्र से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के उम्मीदवार को अपना मतदान दिया और चुनाव जिताया, उसी लोकसभा मतदान संघ में विधानसभा के चुनाव में उसी समय में उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने कांग्रेस को उम्मीदवार को वोट दिया और भारी बहुमतों से जिताया। ये बात अलग है कि उसका जो परिणाम था वो इतनी बड़ी लहर में पता नहीं चल पाया। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और शिवसेना के लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। विधानसभा के जो विषय होते हैं वो राज्य से संबंधित होते हैं, और ठीक है, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं यदि आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार को आप उखाड़ फेंकने का सपना देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 15 अक्टूबर को जो मतदान होगा और 19 को उसका महाराष्ट्र की जनता अपना मत जो है वो आपके सामने ला देगी। दूसरी बात, मोदी जी की सरकार 90-95 दिन हो गए हैं। आप देखिए, इन्होंने जो भूल भुलैया में लोगों को घुमाया इस देश के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, 3 राज्यों के विधानसभा के उपचुनाव में क्या हुआ, इन्हें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। इन्होंने जो लोगों से झूठे झूठे बातें कही, लोगों को जो बहकाया, फुसलाया, अच्छे दिनों का जो सपना दिखाया, अब तो लोग इनसे कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छे दिन तो नहीं आ सकते, लेकिन जो दिन हमारे थे कम से कम वैसे ही दिन रहने दीजिए। ये लोगों में संजय जी हम सीधे मुद्दे पर अभी आ जाए। अभी जो विवाद चल रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर, और अघाड़ी कायम रह गया नहीं, अभी चर्चा इस बात की है, उसमें आपका क्या कहना है? अब समय नहीं बचा हुआ है। एक खबर यह है कि आपकी पार्टी पहली सूची आज रात में ही जारी करने जा रही है, तो क्या आप एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं? देखिए, 2 पार्टियों का गठबंधन है जी, जहां पर हम लोग पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र में जी एक साझा सरकार चला रहे हैं। और जब साझा सरकार चलती है तो जो साथ में जो जो पार्टी रहती है उनकी बातचीत, एक दूसरे से समझना, समन्वय करना, ये सब बातें रहती है जी। और दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो बड़े आला नेता है और कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता है, उनमें बातचीत का दौर चालू है, और मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो बात है, जो परिस्थिति है, वो एकदम क्लियर हो जाएगी। जी, मैंने इसका मतलब आपको ये उम्मीद है कि गठबंधन कायम रहेगा और उसी गठबंधन से हट गए। बस ठीक है, आपके पास अब फिर आएंगे, मेरा हमारे साथ बने रहिए। अनिल जी, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधियों की बात सुनी। एक महत्वपूर्ण बात कांग्रेस में संजय दुबे जी ने बताई, जो हम लोग लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को अलग अलग करके देखते हैं। विधानसभा के जो उपचुनाव के 3 जो उपचुनाव है उसके परिणाम है, उस परिप्रेक्ष्य में जब हम समीक्षा करते हैं तो एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जिस दिन लोकसभा का मतदान हुआ उसी दिन विधानसभा के लिए एक उपचुनाव का हुआ। वहां भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का उम्मीदवार जीता लोकसभा में, लेकिन विधानसभा चुनाव में भारी मतों से कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है। इसे आप किस रूप में देखेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मैं मानता हूं कि जो उपचुनाव हुए जी, उसका प्रभाव दोनों गठबंधनों पे पड़ रहा है जी। शिवसेना महसूस कर रही है जी कि जो मोदी की वेव थी वो गिर गई है, वो गिरी है जी, और इसी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को दबाव डालने की स्थिति में है जी। दूसरी ओर एनसीपी शायद ये महसूस करती है कि कांग्रेस की जो दुर्दशा हो रही है या हुई है, उससे हम लाभ उठा सकते हैं और हम कांग्रेस पे दबाव बना सकते हैं। विनोद जी, मुझे तो ये लगता है कि सारा झगड़ा इस बात का है, सीएम की कुर्सी का झगड़ा है दोनों तरफ। ज्यादा लोग अपने अपने उम्मीदवार इसलिए खड़ा करना चाहते हैं कि कल को वो सत्ता में आ गए तो उनके एमएलएज इतने हों कि उनका सीएम चुना जा सके, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हो। इसमें एक पॉइंट और है कि विडंबना ये है जी कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जा तो रही है पर ये नहीं मालूम कि सीएम कौन होगा जी। इन्होंने तो अपना सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया। तो उधर दूसरी तरफ दबे लफ्जों में उद्धव ठाकरे जी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शिवसेना अगर डोमिनेटिंग पोजीशन में आएगी
तो वो सीएम बनेंगे। नहीं, ताजा बयान उनका कल ये आ गया कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनूं। विनोद जी, आप ही कहते हो कि राजनीति में सब तरह की संभावनाएं होती हैं और जो है इन ऐसे स्टेटमेंट्स और बयानों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे चाहता हूं, ये बताइए आपको क्या लगता है, ये जो एक महायुति वहां है भारतीय जनता पार्टी शिवसेना, दूसरा एक अघाड़ी है कांग्रेस और एनसीपी, अब कल के बाद समय नहीं है, बल्कि जो हमें जानकारी मिली है शायद कांग्रेस आज रात में अपनी पहली सूची जारी भी कर देगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई पहुंचने वाले हैं, उनके पहुंचने के बाद गठबंधन, चूंकि यहां यह हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सीधा दो टूक शब्दों में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को निर्देश दे दिया है कि ये पुराने हमारे आइडियोलॉजिकल पार्टनर शिवसेना है, उनसे संबंध विच्छेद नहीं करना है, इसलिए हम ये मानकर चल सकते हैं कि वो महामंत्री जारी रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इधर कांग्रेस और एनसीपी के बीच क्या खेल करें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जी। और मैं मानता हूं कि श्री पृथ्वीराज चौहान जी की छवि और उनकी सरकार की जो है उस पे कांग्रेस की पोजीशन महाराष्ट्र में मैं समझता हूं बेहतर है, क्योंकि एनसीपी जी काफी बदनाम हो चुकी है और पर ये एनसीपी ने ही कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, और कुछ हद तक सही भी है कि इन्होंने कहा कि काम ही नहीं कोई होता, महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल सक्रिय नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों स्थिति में है कि अलग अलग लड़े, आखिर में अंततः फैसला हो जाएगा इस तरफ भी और उस तरफ। चलिए इसकी वास्तविकता को हम जरा देख ही लेते हैं। बीजेपी शिवसेना के मुकाबले सीट बंटवारे पर कांग्रेस और एनसीपी में हालात कुछ ज्यादा बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। लगातार हो रही मुलाकातों के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका है, जिससे इस गठबंधन के टूटने के आसार बढ़ते ही जा रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी में जारी है रस्साकशी, सीट बंटवारे पर नहीं बन रही बात, मुलाकातों से भी नहीं निकल रहा हल। सीट बंटवारे पर कांग्रेस और एनसीपी के बीच कई दिनों से जारी नूरा कुश्ती खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दोनों पार्टियों के बीच लगातार मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन सीट बंटवारे पर विवाद थम नहीं रहा। एनसीपी नेता अजित पवार के घर पर हुई बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकलकर सामने आया। हालांकि इस बैठक में प्रफुल्ल पटेल सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। मंगलवार को भी कांग्रेस और एनसीपी की ओर से मतभेदों को दूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। इस मीटिंग में कांग्रेस ने अपने सहयोगी एनसीपी को 124 सीटें देने का प्रस्ताव दोबारा से दोहराया, लेकिन एनसीपी 144 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। सीट बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए दोनों दलों के नेताओं के मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन इस गठबंधन पर असली फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात के बाद ही हल होने की संभावना है। चुनाव में अकेले उतरने को तैयार कांग्रेस एनसीपी, ज्यादातर उम्मीदवारों की तैयार हुई लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियां अलग होने की सूरत में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारियों में भी जुट गई हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के ज्यादातर उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार बताई जा रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जिस तरह कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे पर जोर आजमाइश के बाद भी कोई आखिरी फैसला नहीं हो सका और जिस तरह से दोनों अकेले चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट भी गए हैं, उसके बाद तो संभावना यही जताई जा रही है कि कांग्रेस और एनसीपी कभी भी गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव में लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो यह बात समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना तो शायद किसी नतीजे पर पहुंचकर गठबंधन को कायम रखे, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के बीच अभी भी पेच जारी है। चलिए हम चलते हैं डॉक्टर सुषमा गणेश पांडे के पास, वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षक हैं। सुषमा जी, अभी तक की चर्चा आपने सुनी, हर पक्ष को आपने सुन लिया, देख लिया। अब स्थिति ये बनती है कि एक आशंका बल्कि है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में समझौते के बावजूद शायद कार्यकर्ता स्तर पर अर्थात निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर
जो मन मिलन दिल से नहीं हो, इसका एक खतरा बना रहेगा उनकी संभावनाओं के ऊपर, चुनाव परिणाम के ऊपर। दूसरा, अभी हम लोग कांग्रेस और एनसीपी की बात कर रहे थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि एनसीपी हमेशा सत्ता के साथ गई है और अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उन्होंने देख लिया है कि महाराष्ट्र प्रदेश में कांग्रेस और एनसीपी की सत्ता जाने वाली है। अभी तक जो संकेत मिले हैं, अनिल जी ने कहा कि शायद एनसीपी ज्यादा बदनाम हुई है। अनिल जी, मैं एक बताता हूं कि आपका आशय शायद सिंचाई घोटाले से था, लेकिन उसके पहले आदर्श घोटाले में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान बचे थे, इसलिए वो भी दोनों। मैं आपकी चार बातों, क्योंकि शायद ये टाइम भी पूरा होने वाला होगा और शायद और जगह की लिस्ट भी आपके पास आई जाएंगी, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का दौरा करके आई और जो परिस्थिति आप यहाँ जो देख रहे हैं वैसी है नहीं, क्योंकि जो आप एक बात बार बार कह रहे हैं मनभेद वाली बात, वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे पार्टी में तो है ही और साथ के साथ वहाँ जनता में भी मनभेद बहुत है, तो वो भी कंफ्यूज्ड है। हाँ, आपको इस टाइम पे मैं ये जरूर आपके लिए कह सकती हूँ कि आपने बहुत अच्छा इसका एनालिसिस किया है। और दूसरी चीज मैं शाइना जी की भी तारीफ करूंगी कि वो इतने भयानक तूफान को इतनी आसानी से शांतिपूर्वक कह के चली गई, वो बड़ा ही ज्यादा शॉकिंग था कि इतना सब कुछ गड़बड़ है। क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि जो बैटिंग करता है और जो बॉलिंग करता है, बैटिंग करने वाले को मैं समझती हूँ कि ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसको स्कोर करना होता है, बॉलिंग वाला तो करके चला जाता है। अब बात आ जाती है कि जो मोदी सरकार को ये लोग कह रहे हैं बार बार मोदी, वो संजय जी ने बात सही की कि मोदी सरकार नहीं आएगी, मोदी जी को जो करिश्मा दिखाना था वो उन्होंने दिखा दिया केंद्र में। अभी आपने चुनाव देखे, उसमें विपरीत रिजल्ट आए। दूसरी चीज, महाराष्ट्र एक हिंदी भाषी प्रदेश है और वहाँ पे लोग मनभेद और मनमुटाव और मन मिलन को बहुत ज़्यादा जानते हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल से मातृशक्ति का दिन आएगा, तो ओज लोगों में कुछ जरूरत से ज़्यादा भरा होगा। और जहाँ तक मैं ये मानती हूँ कि एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की बात, तो कांग्रेस के पास तो विनोद जी खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। यदि वो अकेले भी चुनाव लड़ लेते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी, जैसे कि अनिल जी ने बात कही, मैं इनकी बात से बहुत सहमत हूँ कि पृथ्वीराज चौहान का जो जितना भी उनका शासन रहा है, शासनकाल, उन्होंने घोटाले तो हर गवर्नमेंट में होते हैं और जो भी सीट पे बैठता है कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन जहाँ तक मैं गवर्नेंस की बात कहूँ, चौहान जी ने एक अच्छा शासन दिया है। दूसरी एनसीपी की बात है, एनसीपी भी चाहती है कि इस टाइम पे कांग्रेस क्योंकि कमजोर है तो हम जितनी ज़्यादा बातें मनवा लें तो उतना। और कांग्रेस भी सोच रही है ये कि हम यदि इस टाइम पे दब गए तो हमेशा दबते रहेंगे। तो ये तो कांग्रेस और एनसीपी की बात है। अब बात हम कर लेते हैं ये जो भानुमति का कुनबा है, इसको भानुमति का कुनबा कहा जाए तो शायद ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग जब भी गवर्नमेंट केंद्र में होती है तो जो हम जैसे हमारी बिरादरी के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सरल और स्पष्ट शब्दों का उपयोग करते हैं, बच बच के चलते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई बच के चलने का इरादा नहीं है। भानुमति का कुनबा है, आप देखिए सबसे ज़्यादा पार्टियां इसमें हैं। कभी वो छोटे दलों को मनाने की बात करते हैं तो कभी शिवसेना जो आज तक बीजेपी के उससे चलती थी, आज आप देखिए कि आरएसएस को आना पड़ रहा है बीच में कहने के लिए। दूसरी बात जो ये कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो राजनीति में आप तो बताते हैं राजनीति कहते हैं प्रेम और राजनीति और जंग में सब कुछ जायज है, तो इसको आप जायज समझिए। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये हम लोग देखते चले आ रहे हैं। रही जहां तक कि कल क्या लिस्ट होगी क्या होगा, ये तो अभी की बात है क्योंकि 27 तारीख तक इनको करना ही करना है। दूसरी बात, आप आगे तो चलिए, जैसे जैसे चुनाव उठेगा आप खुद देखेंगे कि कितनी चिंगारियां इनके अंदर के अपने अंदरों से ही निकलेंगी, क्योंकि केंद्र में सत्ता मजबूत है। जब केंद्र मजबूत है तो कोई क्यों झुकेगा, पहली बात। अभी क्यों एडजस्टमेंट कर रहे हैं आप भी जानते हैं, हम भी जान रहे हैं कि किसी तरीके से हम चुनाव में उतर जाएं, फिर जो होगा हम देखा जाएगा। और इसीलिए छोटे छोटे ग्रुप्स ज़्यादा हो गए कि कल को मुख्यमंत्री बनता है तो हम बार्गेन करके अपना मुख्यमंत्री बनवा लें। और एनसीपी और कांग्रेस क्योंकि अभी देख रही हैं कि किसके पाले में गेंद है, तो ये लोग अभी सब जायजा ले रहे हैं। और जहां तक मैं समझती हूँ आज आधी रात में सारा कुछ तय हो जाएगा। नहीं वो ठीक है सुषमा जी और अनिल जी,
अभी दो बातें सुषमा जी कही, एक थोड़ा संशोधन कर देगा। महाराष्ट्र मराठी भाषी प्रदेश है, हिंदी वाले, वो बहुत कम, विदर्भ में हिंदी भाषी वाला, वो शायद जुबान फिसलने सोच सकता है। दूसरा, इन्होंने एक जो कहा घूमने के बाद, मतदाता जैसे कार्यकर्ताओं के बीच में मनभेद है, उसी प्रकार मतदाता भी बहुत ही ज़्यादा भ्रमित है। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक उसने कोई मन बनाया होगा, और लहर पता नहीं, हो सकता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता तो यह मान के चल रहे हैं कि अकेले अगर हमने चुनाव लड़ा तो 160 सीटों पर हमारी विजय होगी, मतलब बहुमत से बहुत ज़्यादा। जो अनपेक्षित जो परिणाम लोकसभा में आया था, उसी परिणाम की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी कर रही है, यह उनका दावा है। लेकिन अब चूंकि आरएसएस का दबाव और पुराने 25 वर्षों का संबंध ना, और बाला साहब ठाकरे की जो एक बात थी, वो मैं शाइना जी एक बात मेरा थोड़ा सा मतभेद था उनके साथ, कहा कि उनके समय में भी वैसा नहीं हुआ जो अभी और क्या। लेकिन एक बात निश्चित जान लीजिए कि महाराष्ट्र में आज भी जो बाला साहब ठाकरे का जो प्रभाव है, उनके अनुपस्थिति में भी उसे आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। लोग दिल से जुड़े हुए हैं, वो दिल, उनका इतना आदर सम्मान था जो आज भी कायम है। और अभी सारे विवाद में देखिए, जो राज ठाकरे परिवार से अलग होकर उन्होंने अलग पार्टी बनाई, लेकिन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, साथ दिया उद्धव ठाकरे का। मैंने असली विरासत का उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को मान लिया। वैसी स्थिति में शिवसेना का प्रभाव कम हो यह मानकर नहीं चला सकता। और अगर भारतीय जनता पार्टी झुक रही है, धीरे धीरे कुछ झुकी है ना, तो शायद इसीलिए कि अकेले चुनाव में उसे नहीं जाना चाहिए, जैसे कि आरएसएस ने कहा। वैसी स्थिति में आपको क्या लगता है, चूंकि जैसे मैंने इशारा किया एनसीपी के बारे में, एनसीपी के विषय में कोई भी भविष्यवाणी करना अभी खतरे से खाली नहीं है। वो देखेंगे कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठ रहा है। वैसे में एक बड़ी पत्रकार के रूप में, आप तो भारत की राजनीति पर बहुत आप नजर रखे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि अंततः क्या दृश्य उभर कर सामने आएगा? विनोद जी, मेरा ख्याल है हमको मतदाता को अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना चाहिए। समय समय पर उसने बता दिया कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं जी। केंद्र में उसकी प्राथमिकता क्या है, राज्य में उसकी प्राथमिकता क्या है। तो मैं नहीं मानता कि मतदाता कंफ्यूज्ड है। हर एक पार्टी का, सिवाय भारतीय जनता पार्टी का मैं नहीं कह सकता जी, बाकी सब पार्टीज का थोड़ा थोड़ा बेस है महाराष्ट्र में जी। तो वो जो शिवसेना का बेस है या जो कमिटेड है, वो शिवसेना के साथ ही जाएंगे जी। जो कांग्रेस के कमिटेड हैं वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, ऐसे ही एनसीपी के भी उन्हीं के साथ जाएंगे जी। अगर ये मान लीजिए कल को अगर ये चारों का चुनाव आपस में हो जाए तो सैकड़ों में हार जीत का होगा फैसला, क्योंकि एक दूसरे की वोट कटिंग होगी। तो ये तो न किसी के भी हित में नहीं है कि वो गठबंधन के बगैर चुनाव लड़े जी। तो मुझे नहीं लगता कि वो इनमें से कोई भी इतनी अहम उसका इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि हारने की स्थिति में रिस्क लेने में तैयार हो जाए। लेकिन एक मुद्दा अभी जो बार बार आया है, जो कहा कि छोटे दलों को, जो कि महायुति है भारतीय जनता पार्टी और 3 अन्य दल हैं। हालांकि रामदास अठावले की जो आरपीआई है, उन्होंने कहा कि वो शायद मान गए कम सीटों पर, लेकिन अन्य जो 3 दल हैं उन्होंने बल्कि बैठक छोड़ के चले गए, वो तैयार नहीं हो रहे हैं। वैसे में आपको बता दूं का, हालांकि ठीक है रामदास अठावले भी पिछले विधानसभा चुनाव उनकी एक भी उम्मीदवार जीत कर नहीं है, लेकिन मतदाताओं के एक बड़े वर्ग पर उनका प्रभाव है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ने उनको साथ रखा हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे दल हैं, भले ही चुनाव नहीं जीते, लेकिन वो मतदाता के कुछ खास उनके जो अलग अलग वर्ग हैं उसमें उनका प्रभाव है और वो वोटों को इधर से उधर कर सकते हैं। एक खबर ये आ रही है कि उन्हें मनाने के लिए शायद उन्हें यह आश्वासन दे दिया गया है कि हम विधान परिषद में आपको एकोमोडेट कर लेंगे। वैसे में क्या लगता है, चूंकि ये बात करके जीत कर तो नहीं आएंगे, एमएलए तो नहीं आएंगे, एमएलसी ही सही, और मंत्री परिषद मैंने पद का भी कुछ उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। तो यह जो मोल भाव की स्थिति में जो आ गई है, तो उसमें यह संकेत तो ही मिलता है कि बड़े दोनों दल भाजपा और शिवसेना आपस में समझौता कर लेंगे। देखिए, उन्होंने छोटे दलों ने बड़ा अच्छा बयान दिया था विनोद जी कि आग तो आपके घर में लगी हुई है और आपने जला हमें दिया। तो बहुत अच्छी। देखिए,
हर इन दलों की भी, चाहे वो 1% वोट हो, आधा % वोट हो, इनकी भी अब कमिटेड वोट है जी। और विधानसभा चुनाव में 1% वोट इधर से उधर हो जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इतनी ताकत उनके छोटे दलों में। अब फिर नागपुर चलते हैं, संजय दुबे जी के पास, हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। दुबे जी, अभी तक आपने ये विचार सुने, अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं विदर्भ को लेकर के। विदर्भ की 62 सीटों का आकलन आप कैसे करते हैं? चूंकि आप भी मानेंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी मौजूद है, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस मौजूद है, वहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार मौजूद है, वहां बड़ी बड़ी हस्तियां, वहां पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना का प्रभाव आवश्यक है। ऐसे में जो 62 सीटें हैं वो भी निर्णायक साबित होंगी। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका दावा कि इस 62 में हम 55 से 60 सीट जीत करके ले जाएंगे। उनका दावा इतना तक है। इस आलोक में आप विदर्भ के चुनावी परिणाम को किस रूप में देखते हैं? विनोद जी, देखिए, चुनाव पूर्व आकलन करना जी और चुनाव पूर्व कुछ भी भविष्यवाणी करना जी, ठीक है। उन्होंने तो 55 से 60 का आंकड़ा दे दिया भारतीय जनता पार्टी के सज्जन ने जी। वो तो 63 भी बोल सकते थे, 62 के ऊपर भी जा सकते थे। वो उनका आकलन है जी। वो उसमें मैं वो आंकड़ों में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि जो 62 विधानसभा की सीटें विदर्भ में है जी, तो उसमें कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारा गठबंधन होता है, तो हम मिलकर वहां पर चुनाव लड़ेंगे। और जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो हमारी सरकार जो महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान जी के नेतृत्व में काम कर रही है जी, और हमारा कांग्रेस संगठन जो आदरणीय मानिकराव जी ठाकरे के नेतृत्व में काम कर रहा है जी, इन दोनों का समन्वय मिलाकर हमने जो जनता के प्रति जो अच्छे काम किए हैं, चाहे वो सत्ता के माध्यम से हो चाहे संगठन के माध्यम से हो, तो निश्चित ही संजय जी अपने दर्शकों की जानकारी के लिए आपने बड़ी अच्छी बात की। हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए और ज्ञान वृद्धि के लिए आपसे जानना चाहते हैं, जो आपने कहा कि जो अच्छे काम किए हैं मानिकराव ठाकरे के संगठन के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के, उसमें कुछ काम को आप यहाँ पर गिना सकते हैं जो हम हमारे दर्शक भी जान ले कि कौन से अच्छे काम विदर्भ में किए? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मुझसे मेरे ध्यान में लाई बात। जी। देखिए, किसानों की आत्महत्या हो रही थी जी। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के माध्यम से कदम उठाया। वहां पर जो भी उनको पैकेज दे सकते थे वो पैकेज दिया गया। वैसे ही सामाजिक न्याय विभाग की ओर से नरेगा रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से सभी लोगों को उचित शिक्षा मिल पाए, उत्तम स्वास्थ्य मिल पाए और कम से कम बिजली कटौती हो, ये सब चीजों को देखते हुए लेकिन किसानों की आत्महत्या कहाँ रुकी? संजय जी, किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं, तो वहां पहुंचाने की कोशिश की। जी, मैं कह रहा हूँ किसान, देखिए, किसानों की आत्महत्या मैंने रुक गई ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि रोकने का प्रयास किया गया, विफल प्रयास विफल गया, जो उनको दिलासा दे सकती थी कांग्रेस। संजय जी, दिलासा से काम होता है क्या? किसानों की आत्महत्या की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अभी तो जो आंकड़े बता रहे, लगभग 4000 किसान आत्महत्या कर चुके विदर्भ में, अकेले विदर्भ में। और जहां तक घोटालों, आपने कहा एनसीपी घोटालों के बाद आपकी सरकार के ऊपर घोटालों के आरोपों की लंबी सूची है, जिसमें विदर्भ शामिल है, सिंचाई घोटाला लेकर के जिसमें विदर्भ आता है। आप इस किसानों की आत्महत्या और सिंचाई घोटाले के आरोप को आप कैसे सह पाएंगे मतदान के दिन? देखिए, जो आप घोटालों की बात कर रहे हैं जी, वो भले ही हमारी सरकार के सहयोगी पार्टी और उनके वो जवाब देंगे उसका, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा जी। आपने आपका गठबंधन है, आपकी मिलीजुली सरकार है। जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि ये घोटाले के आरोप लगे हैं जी, घोटाले के आरोप लगे हैं। और घोटाले के जब आरोप लगे हैं
तो उसके ऊपर में उन्होंने क्या अपना कहना है वो भी आपके सामने आया है जी। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आपने एक अच्छी बात उठाई, किसानों के आत्महत्या का प्रश्न उठाया, क्योंकि मैं भी विदर्भ से हूं और मुझे पता है कि महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान साहब के नेतृत्व वाली सरकार ने और महाराष्ट्र में माणिकराव ठाकरे के नेतृत्व वाले कांग्रेस संगठन ने किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए जो कारगर कदम उठाए, जो किसानों तक पहुंचने की कोशिश की, उनको जो पैकेज देने का कोशिश किया और काम किया, यह निश्चित ही सराहनीय है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपको याद होगा, विदर्भ की बात कर रहे हैं, आपके विदर्भ जन आंदोलन समिति के जो संयोजक किशोर तिवारी, जिन्होंने उस क्षेत्र में काम किया और पूरे देश का ध्यान आत्महत्या की ओर उन्होंने आकृष्ट किया, और उनके प्रयास से ही तत्कालीन प्रधानमंत्री और राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। उन्होंने भी हाल के दिनों में सीधा आरोप लगाया है कि जितने कदम उठाए गए थे रोकने के लिए वो सभी विफल साबित हुए, और उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। तो ये इस चीज, खैर फिलहाल आपके पास फिर आएंगे। अभी हमारे साथ शिवसेना के बाबूराव माने जी जुड़ गए। अब सीधे हम बाबूराव जी के पास हैं। बाबूराव जी, आप थोड़ा विलंब से आए, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, शायद आप कहीं बैठे हुए किसी चर्चा में ही, क्या आप और आपके और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर कोई समाधान हो पाया है, निकल गया, समझौता हो गया? आने वाले कुछ घंटे के अंदर जी इस महायुति के गठबंधन के विषय में जी अच्छा निकाल आने वाला है, और गठबंधन महाराष्ट्र में कोई भी हालत में होने वाला है, क्योंकि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति ये 25 साल पुरानी युति है, और वो केवल वोटों के लिए ये युति नहीं है, ये कोई विचार के ऊपर आधारित ये युति है। और उसके कारण सारे जो हमारे साथ में जो घटक पक्ष है वो भी सारे अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कोई भी प्रकार का तान तनाव जो था वो अभी आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है, और अच्छा वातावरण इस महाराष्ट्र में निर्माण होने वाला है। इसका कारण ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी का सरकार लोगों को चाहिए नहीं, लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं। वो आपने अभी जो पहले कहा, किसानों की आत्महत्या, महंगाई, भ्रष्टाचार के आरोप, इसके कारण जनता इलेक्शन के लिए एकदम तैयार हो चुकी है। आने वाले 15 अक्टूबर को ये सरकार को महाराष्ट्र की जनता डुबा देगी और नए सरकार को इस महाराष्ट्र में लाने वाली है। इस तरह का वातावरण पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है, और आरोप भ्रष्टाचार के इनके ऊपर केवल आरोप नहीं है जी, ये वास्तव है जी कि इस तरह के मंत्री सारे भ्रष्टाचार के कारण लपेट गए। अभी कोयले के कारखाने में, अभी मराठी में कहावत है, कोयले में क्या बोलते हैं मालूम? कोयले के लफड़े में जो मिनिस्टर अटके हुए हैं, कांग्रेस के हैं, राष्ट्रवादी के हैं, वो क्या बोल रहे मालूम है? जनता क्या बोल रहे मालूम? अहो कोळशाची खाण आहे, हात काळे व्हायचे, काय मंत्र्यांनी लगेच राजीनामे द्यायचे? नहीं, मला माहिती आहे, निर्लज्ज तौर पर अगर ये मंत्री अगर बोल रहे हैं, और अभी देखो कोयले के आरोप होने के बाद सुशील कुमार शिंदे क्या बोले? ये जनता को आरोप सुनने का आदत हो गया है, कुछ दिन के बाद जनता आरोप भूल जाती है, जनता आरोप नहीं भूलती है। सुशील कुमार शिंदे जी को और पूरे सरकार को समय आ गया तो जनता ने घर में बिठा दिया, ये भी इस देश ने परिणाम दिया है। अच्छा माने साहब, इसके कारण आने वाले 15 अक्टूबर को सुनिए जरा, बात सुनिए, मैं पूरा करता हूं। आने वाले 15 अक्टूबर को इस महाराष्ट्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्रांति आने वाला है, और लोग चाहते हैं कि इस राज्य में परिवर्तन आना चाहिए, और यह भ्रष्टाचारी सरकार हटना चाहिए, भगना चाहिए, डूबना चाहिए। इस तरह की भावना महाराष्ट्र की, मुंबई की सारी जनता की हो चुकी है। इस बोलिए माने साहब, ये तो हुआ कि आपने बोला कि महायुति कायम रहेगा, कोई दरार नहीं है, मान लिया। अब मुख्यमंत्री पद का क्या होगा? पहले खुलेआम सार्वजनिक रूप से आप लोग बोल चुके थे, स्वयं उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन कल जब वारकरी समाज के लोग मिलने गए तब उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं है।
क्या इस समझौते में कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए मुख्यमंत्री कुर्सी की दावेदारी से? ऐसा कोई समझौता हुआ है? देखिए जी, ये ठाकरे परिवार जो है जी जी, वो कभी भी सत्ता के लालच में आए नहीं जी, अन्य सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उन्होंने सत्ता के कुर्सी पर बिठाया जी। अभी महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे जैसा तगड़ा आदमी इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने जी। और महाराष्ट्र को नेतृत्व दे, इस तरह की जनता चाहती है। और उसके कारण जी। जनता का सम्मान रखने के कारण उद्धव जी ने थोड़ा सा तैयारी बताया था। उन्होंने ये भी कहा था अगर जिम्मेदारी आती है तो ठाकरे परिवार का कोई भी आदमी जिम्मेदारी को दगल अंदाज करके भागेगा नहीं, इस तरह की भावना उन्होंने व्यक्त की है। लेकिन ये बात नहीं है कि सत्ता नहीं मिली, मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो ठाकरे परिवार या शिवसेना कहीं डूब जाएगी। अरे शिवसेना पार्टी के मन इसमें इतना ताकत है, अगर सत्ता रहे या नहीं रहे तो भी किसी के भी मंत्री के कॉलर को पकड़कर जनता के सवाल को छुड़ाने का, हल करने का ताकत शिव सैनिकों के पास है। और इसके कारण हम लोग सत्ता रहे नहीं रहे उससे कोई डर माने जी, आदरणीय भाई हैं आप हमारे। एक मिनट माने जी, माने जी आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? हाँ, आज बोलिए। ऐसा है कि आपने इतनी बातें बोली, मैंने सुन रहा हूँ बहन जी, बोलिए। हाँ, आपको मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ और मुझे सारी चीज़ सुनने के बाद आपका जो उद्बोधन था वोट मांगने वाला कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कह के गए हम लोगों के बीच में, मुझे बहुत खुशी हुई। और साथ ही साथ में एक बात और भी यहाँ से कहना चाहती हूँ कि शायद आपने रावण का भी नाम सुना होगा, रावण का भी अभिमान चूर हो गया था। इसलिए जब भी कोई भी पार्टी चुनाव में आए तो रावण को ध्यान में जरूर रख ले, इतना सा मुझे इस मन से जरूर कहना मतलब है। आपका कहना है कि अहंकार नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ पर मैं याद सुषमा जी के साथ, माने साहब, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी चुनाव के बाद कह दिया था कि अहंकार को दूर रखें। बहरहाल नरेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल को मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से आपका गठबंधन नहीं बनता तो आप स्पष्ट बहुमत में अपने दम पर आ जाओगे क्या? किसको, मुझे सवाल है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ आप ही आप ही पूछा क्या? हाँ माने साहब आप ही को बताना है। सुनिए देखिए जी। हाँ, अगर मुझे सवाल पूछते हो तो मेरा जवाब भी सुनिए। जी जी। देखो, ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी जी कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और गठबंधन टूटेगा और परिस्थिति बदलेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। जी जी। हम लोग 25 साल की हमारी युति है और एक दिशा को लेकर, एक रास्ते से, एक सच्चाई के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन होगा ही, महायुति का गठबंधन होगा। और हम गर्व के साथ बोलते हैं, हमें अहंकार नहीं है जी, अहंकार का नशा हमें नहीं है। हम महाराष्ट्र में काम करते हैं, जनता के लिए दौड़ते हैं, तो जनता आज किसके साथ में है इसका हमें हमेशा अंदाज आता है। आज भी अंदाज आ गया है, जनता, पूरी जनता महाराष्ट्र की कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ में है। वो सारी जनता महायुति के साथ में है, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और इसीलिए ये सारे लोग मिलकर ये महायुति महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल परिवर्तन जरूर लाएगा और इस सरकार को घर में बिठाएगा, ये भ्रष्टाचारी मंत्रियों को घर में बिठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माने साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यह बात समझ में आ गई कि आपका यह कहना उचित हो सकता है कि अहंकार आपके पास नहीं है, आत्मविश्वास से लवरेज हैं आप। तो आज की चर्चा हमें समाप्त करेंगे यह बताते हुए, यह लगता है कि आज अगले कुछ घंटों में महाराष्ट्र में जो घमासान जो चले, सियासत में जो घमासान मचा हुआ है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना में सीटों को बंटवारे के लिए, उसका समाधान निकल जाएगा। और इसका मुख्य कारण यह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मामले में हस्तक्षेप। उन्हें कोई इनकार नहीं कर सकता है। उन्होंने दो टूक शब्दों में संघ ने कह दिया है कि शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वह सिद्धांतों पर आधारित है, वो टूटना नहीं चाहिए। इसलिए अब किसी की हिम्मत नहीं है उस गठबंधन को तोड़ दे। और चूंकि यह गठबंधन जारी रहेगा
कांग्रेस और एनसीपी भी मजबूर है अपने गठबंधन को चालू करने। तो आज की चर्चा में समाप्त करते हैं। आप सबका, नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुषमा जी धन्यवाद, मानेश साहब आपका धन्यवाद, संजय दुबे जी आपका भाई बहुत बहुत आभार। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय राज चक्र में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।